हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का छठा क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए स्टार फिश यानी तारा मछली, ऑप्शन बी सिल्वर फिश, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी वेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो शार्क जो होता है, ये शार्क मछली, ये शार्क जो है यही मीन वर्ग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, वेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ठीक है। वेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। और जो स्टार फिश है यानी तारा मछली और ये सिल्वर मछली, ये क्या इकाइनोड मेटा संघ से ये आता है। यानी ये जो स्टार फिश और सिल्वर फिश, ये दोनों क्या है, यह इकाइनोड मेटा संघ का जीव है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शार्क जो है यह मीन वर्ग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? ऑप्शन ए फियोफाइनी, ऑप्शन बी क्लोरोफाइटस, ऑप्शन सी रोडोफाइनी, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटस। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, जो क्लोरोफाइटस होता है, क्लोरोफाइटस, यह सामान्यतः हरी शैवाल इसी को कहते हैं। क्लोरोफाइटस को ही क्या कहते हैं? हरी शैवाल, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। तो क्लोरोफाइटस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लोरोफाइटस के सदस्यों की को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। कौन? हरी शैवाल। और शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण हैं? ऑप्शन ए गुद्देदार तना, ऑप्शन बी नुकीला पत्ता, ऑप्शन सी लंबी जड़ें, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनका जो गुण होता है, गुद्देदार तना, नुकीला पत्ता और लंबी जड़ें, ये तीनों होता है। देखिए, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं, जिसके कारण इनकी इनकी जो पत्तियां होती है यह नुकीली होती हैं, ठीक है। और रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले जो पौधे होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटस कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जीरोफाइटस वैसे पौधे को कहते हैं जो रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधे होते हैं, उसे जीरोफाइटस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। मरुस्थलीय पौधों के गुण ये तीनों हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए अर्गट, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन अवरोधक, ऑप्शन सी सरगुइनाइरिन, ऑप्शन डी सोलानाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, जो आलू होता है, आलू में देखिएगा, जब आप लोग बाजार करने जाइएगा आलू खरीदने, तो आलू में देखिएगा एक हरा कलर का कुछ पदार्थ पाया जाता है। वो क्या है? तो देखिए, जो सोलानाइन है, ये सोलानाइन ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है, एक तरह का विषाक्त पदार्थ है जो आलू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है, रेनिन होता है। ठीक है, अब रेनिन एंजाइम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, रेनिन एंजाइम दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। ठीक है, तो बच्चों में जो होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें रेनिन एंजाइम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ताकि जो वो लोग जो सिर्फ माँ का जो स्तनपान करते हैं, स्तनपान से जो दूध जो वो लोग पीते हैं, तो उस दूध का पाचन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, इसलिए रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध का पाचन में काम करता है। क्या करता है, कैसे करता है, तो दूध में घुलनशील जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्रा नस्ल है, ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी भैंस की, ऑप्शन सी ऊंट की, ऑप्शन डी गधे की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है कि मुर्रा जो नस्ल है ये किसकी नस्ल है। तो मुर्रा जो नस्ल है यह भैंस की नस्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जो भैंस का जो नस्ल है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक मुर्रा तो है ही, उसके बाद सुरगी, उसके बाद जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, तराई, होड़ा, साइकनारा, ये सब किसके नस्ल हैं, तो ये सब भैंस के नस्ल हैं। तो ज्यादातर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ये मुर्रा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुर्रा बहुत बार पूछा गया है, मुर्रा किसका नस्ल है, तो मुर्रा जो है यह भैंस का नस्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। ऑप्शन ए बिंदु श्रावण, ऑप्शन बी रस श्रावण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जनाकर्षण, ऑप्शन डी जो ये मूल दाब है इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, एक आर्द्र जो होता है यानी नम जो दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, ठीक है, तो तने के कटे स्थान से जो विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, यह किसके कारण होता है, यह होता है मूल दाब के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल दाब के कारण और जो विलयन है ये बूंदें रिस कर निकलने लगती है, किसके कारण, तो मूल दाब के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, मूल दाब जल और आयनों के प्रवाह में सहायता करता है। कौन, ये मूल दाब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी कारक हैं। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी पार्थेनियम, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी चमेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, जो पार्थेनियम जो होता है, इस पादप के जो परागकण होते हैं वो एलर्जी कारक हैं, यानी एलर्जी ज्यादा होता है इसके परागकण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, परागण से होने वाली जो फीवर को हे फीवर कहते हैं, ठीक है, और हे फीवर के अन्य कारण क्या क्या है, तो मौसम में बदलाव के कारण, और ठंडी और भारी खाना खाने से, और लाइफ स्टाइल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्थेनियम। पार्थेनियम का जो परागकण है ये किस क्या कारक है, एलर्जी का कारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए वाहिनिका, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन सी चालनी नलिका, ऑप्शन डी तंतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो चालनी नलिका है यह जाइलम का भाग नहीं है। आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, तो जाइलम का जो भाग नहीं है कौन है, चालनी नलिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जाइलम के भाग पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जाइलम के जो भाग होते हैं वो है वाहिनिकाएं, ठीक है, और वाहिकाएं, और जाइलम मृदुतक, और जाइलम तंतु। ये सब क्या है, ये तीनों जो है ये जाइलम के भाग हैं। और चालनी नलिका जो है यह जाइलम के भाग नहीं है।
और थोड़ा जान लेते हैं फ्लोएम के बारे में। जब जाइलम आया है तो फ्लोएम के भाग हम लोग जान लेते हैं। फ्लोएम में भी चालनीय नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यह किसकी भाग है? ये फ्लोएम का भाग है, चालनी नलिका। सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृतक और फ्लोएम फाइबर, ये सब फ्लोएम के भाग हैं। और ये तीनों जो हैं ये किसके भाग हैं? यह जाइलम के भाग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए रेशम के कीड़े के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन डी स्वयं रेशम के कीड़ों से। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए जो रेशम का जो होता है, ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है, प्यूपा से। ठीक है, तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से क्या उत्पन्न होता है? रेशम उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जब रेशम आया है तो रेशम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेशम जो है वो प्रोटीन का बना होता है, ये रेशम प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और जो कोकून जो रेशम के धागे का बना होता है, कोकून किसके धागे का बना होता है? रेशम के धागे का बना होता है। और कोकून के भीतर बंद अचल लार्वा प्यूपा कहलाता है। कोकून के जो भीतर जो बंद अचल जो लार्वा पाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। और यही रेशम के कीड़े के प्यूपे से क्या किया जाता है? तो रेशम उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बार चलिए रेशम का जब बात आ गया है तो रेशम कीट का जो अध्ययन होता है, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है, इसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर इसका राइट आंसर। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।